तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, बी इक्वल्स टू, अब देखो एक नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, होल नंबर क्या है, जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन जनरली हम उसको कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय एन स्मॉल नंबर, जिसे हम जब जनरल फॉर्म में लिखते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखकर बताया कि ए इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इन जनरली अगर हम देखें कि अगर रिप्रेजेंटेशन केवल लिखना है तो हम एक सेट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, वेयर ए बी सी डी आर द एलिमेंट एंड ए इज अ सेट। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। और हम अभी ना केवल सिंबल सीख रहे हैं कि कोई भी सिंबल लिखा रहे तो हम उसको कैसे पढ़ना है। तो ये ऐसा हो गया, सपोज दिस इज ए सेट, तो अगर मैं एक ऐसे लिखूं, ए बिलोंग्स टू ए, सो ए इज द एलिमेंट, दिस सिंबल, ये जो सिंबल है ना इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, इस प्रकार से जो लिखा हो गया हो इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। तो अब जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये एक सेट है और उसमें ना ये सारे एलिमेंट हैं। तो जैसे हमें लिखना हो कि जो एलिमेंट ए, स्मॉल ए, बिलोंग्स टू सेट, हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे मैंने आपको यहां बताया कि बी इज ए सेट ऑफ होल नंबर, तो हम यहां पे लिख सकते हैं जीरो बिलोंग्स टू बी। क्यों, हमें ये बताया गया है कि बी इज ए सेट ऑफ होल नंबर, सो ऑब्वियसली जीरो विल बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब है कि वो उसमें इंक्लूडेड है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अगर हम मान लें जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने बताया है ना कि ए इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो अगर मैं इसको लिखूं, क्या जीरो ए में बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा। तो नोट बिलोंग्स टू को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, बिलोंग्स टू का सिंबल उसको एक क्रॉस कर देंगे, तो लिखेंगे जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जैसे ए मैंने बताया ना, ए इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। तो अगर हमें इसको डिनोट करना हो कि जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो हम उसको इन रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार लिखते हैं। अगर हमें लिखना है कि समथिंग बिलोंग्स टू द सेट, तो हम उसको ए बिलोंग्स टू ऐसे लिखते हैं। समथिंग डज नॉट बिलोंग्स टू, तो हम बिलोंग्स टू की सिंबल लगा के इसको क्रॉस कर देते हैं। ये सब ही आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे जब हम इस प्रकार के सिंबल यूज करेंगे ड्यूरिंग द डिस्कशन, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि इस सिंबल को कैसे पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं। तो एक बार अगर हमें ये मालूम चल गया कि सेट क्या होता है, सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंड हम कैसे डिनोट करते हैं कि समथिंग बिलोंग्स टू इट और समथिंग डज नॉट बिलोंग्स टू इट, तो अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सो यहाँ पर दो मेथड बेसिकली हम यूज करेंगे, दैट इज रोस्टर और द टेबुलर मेथड और द लिस्ट मेथड, एंड द सेकेंड वन इज द सेट बिल्डर और द रूल मेथड। एक थर्ड भी है वेन डायग्राम। तो हम ये सभी मेथड्स को एक एक करके पढ़ेंगे कि हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या तरीका अपनाएंगे। तो सबसे जो पहला तरीका है दैट इज रोस्टर मेथड। सो व्हाट वी डू इन द रोस्टर मेथड, वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट विद इन ए कर्ली ब्रैकेट्स। जितने भी एलिमेंट्स हमारे होंगे ना, जैसे मैं ऊपर आपको ये डिनोट कर रहा था ना, ये इसको रोस्टर मेथड कहते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा ए इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो एक के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम ऑल द एलिमेंट ऑफ ए वी विल राइट हियर। तो इस प्रकार से जब हम लिखते हैं ना कि वी राइट ऑल द एलिमेंट्स विद इन दी कर्ली ब्रैकेट एंड ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोमा, इस प्रकार के मेथड्स को हम कहते हैं रोस्टर मेथड। ये अब ऐसे एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है यहाँ पर कि बी इज ए सेट ऑफ ऑल डेज इन ए वीक। मैं यहां पर लिखता हूं बी इज अ सेट ऑफ ऑल डेज, ऑल डेज इन ए वीक। अब मैं कहूं कि रिप्रेजेंट दिस इन द रोस्टर बाय यूजिंग रोस्टर मेथड, हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे बी इक्वल्स टू, अब दिस इज ए सेट ऑफ ऑल द डेज, हम यहाँ पे इसके जितने भी एलिमेंट हो गए ना वो सारे एलिमेंट लिखेंगे, लाइक मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो इस प्रकार से हमें अगर कोई सेट दिया गया है और हमें बताया जाए कि रिप्रेजेंट दिस यूजिंग दी रोस्टर मेथड, हम क्या करेंगे कि उस सेट के सभी एलिमेंट को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं दैट शुड बी सेपरेटेड बाय कोमा। जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो इनको हम क्या कर रहे हैं, मंडे और ट्यूसडे को कोमा से सेपरेट कर रहे हैं ना यहाँ। उसी प्रकार से ट्यूसडे और वेडनेसडे को कोमा सेपरेट करेंगे। तो ये होता है रोस्टर मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। हाँ, जब आप रोस्टर मेथड में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं। अब जैसे देखो, मान लो सेकंड एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया गया है कि C इज सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो वी विल रिप्रेजेंट लाइक दिस, C इक्वल्स टू A E I O U। इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो जब हम रोस्टर मेथड लिख रहे होंगे तो बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं हम उसको एक ही बार लिखेंगे। एंड व्हाइल यूजिंग द एलिमेंट ऑफ ए सेट द ऑर्डर इन विच एलिमेंट आर लिस्टेड इज इमैटेरियल। कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी सेट को लिख रहे हैं ना, सपोज मैंने आपको लिखा कि C इज अ सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं C इक्वल्स टू A E I O U, इसको हम किसी भी ऑर्डर में लिखें, कोई जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होनी चाहिए। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई को पहले लिखें, ए को बाद में लिखें, ओ आई यू, तो हमें बस इंश्योर करना है कि सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एलिमेंट्स किस ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो बस आपको ये दो बात ध्यान रखनी है जब आप रोस्टर मेथड में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि पहला कि कोई एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, और दूसरा कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी एलिमेंट को किसी भी प्लेस पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रोस्टर मेथड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में हम क्या करते हैं, इन सेट बिल्डर मेथड वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ अ सेट बाय स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी व्हिच डिटरमाइंस द एलिमेंट ऑफ द सेट यूनिकली। वो कैसे कि सपोज y इज इक्वल्स टू, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ, मान लो कि ऐसे एक आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, y इक्वल्स टू Jan, Feb, so on and December। तो ये जो है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमें ना इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, जैसे रोस्टर फॉर्म में क्या है कि सभी एलिमेंट को हम इंडिविजुअली लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं ना, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जिससे मालूम चले कि ये सेट क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, y इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर। मंथ ऑफ ईयर। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर हम ना जिस प्रकार से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर तक हम सभी एलिमेंट को इंडिविजुअली लिख रहे थे, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि उसको उसका एक एक्सप्लेनेशन लिखते हैं जिससे हमें मालूम चले कि इस सेट में क्या है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूं कि y इक्वल्स टू x मीन्स y हैज सम एलिमेंट, तो अब हमें डिटरमाइन कर मतलब स्पेसिफाई करना है कि वो एलिमेंट क्या है। तो ऐसे में लिख दिया कि y इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ द ईयर। इससे अब समझ में आ रहा है कि अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा all the month of a year should be included in this set, that is Jan, Feb and so on till December। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि एलिमेंट ऑफ द सेट को
हम स्पेसिफाई करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को बताते हैं कि ये क्या है। वो एक और एग्जांपल, जैसे मैंने शुरू में आपको एक एग्जांपल दिया था नेचुरल नंबर का। जैसे मैं लिखता हूं कि n इज ए सेट ऑफ, जैसे सपोज मैं इस प्रकार से, जैसे शुरू में आपको नेचुरल नंबर लिख के दिखाया था ना, n इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो ये इस देख के हमें समझ में आ रहा है ना कि n इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहां पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं n इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गया रोस्टर फॉर्म। दोनों में अंतर यही है कि रोस्टर फॉर्म में हम सभी एलिमेंट को इंडिविजुअली लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं इस सेट में उसकी क्या प्रॉपर्टी है, मतलब हमें क्या बताना पड़ेगा उस सेट के बारे में ताकि मालूम चल जाए कि इस सेट के सभी एलिमेंट्स क्या है। अब जैसे आपको अगर सेट बिल्डर फॉर्म इस प्रकार से दे दिया जाए n इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, तो आप इसको जब रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब x क्या है, हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है x। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अगर इसी प्रकार से मैं अगर सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख दूं n सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया हूं कि लेस देन 6। तो अभी यहां जो हम एक रोस्टर फॉर्म में सेट लिखे इसमें क्या है, 1 टू लेके इन्फिनिटी तक सभी नंबर होंगे। लेकिन जब हम यहां पर लिखेंगे तो हमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि लेस देन 6 वाले नंबर ही इस सेट में होनी चाहिए। हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। सो एंड विल बी द सेट ऑफ दिस 1 to 5। तो ये हो गए हमारे दो तरीके किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड द नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म। जो थर्ड फॉर्म है दैट इज वेन डायग्राम। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे ना, तो उस चैप्टर में हम या तो सेट बिल्डर फॉर्म यूज करेंगे या रोस्टर फॉर्म यूज करेंगे। जस्ट फॉर द केस में हम वेन डायग्राम पढ़ लेते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। सो इन द वेन डायग्राम एलिमेंट ऑफ सेट्स आर शोन एज पॉइंट। क्या करते हैं ना कि कोई एक हम डायग्राम बनाते हैं और उसमें उस सेट के जो भी एलिमेंट है उसको एज ए पॉइंट डिनोट करते हैं 1 2 3। अब जैसे मान लो कि मैंने बताया कि सपोज ए इज ए सेट विच कंटेन्स द नेचुरल नंबर लेस देन 4। उसको हमें वेन डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सर्कुलर डायग्राम बना लेंगे, उसमें हम पॉइंट से डिनोट करेंगे कि दिस रिप्रेजेंट 1 दिस रिप्रेजेंट 2 दिस रिप्रेजेंट 3। तो कोई भी एक फिगर बना के हम उसको एज ए पॉइंट जब डिनोट करते हैं उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। आपके इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। चलो, तो अब हम सेट की रिप्रेजेंटेशन समझ चुके हैं, किसी भी सेट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगला हमारा काम है कि जब एक बार हम रिप्रेजेंट करना सीख गए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट के बारे में हमें पता करना है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब है किसी भी सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना तो हमेशा एक सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखते हैं वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखते हैं। जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हो हम उसको एक ही बार लिखते हैं। तो सपोज ए इज ए सेट, अब हमें रिप्रेजेंट करना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, तो हम उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ए इज अ सेट, so na represents the number of element in set, number of element in set A। so इस प्रकार से हम n लिखते हैं। अगर ये आपको कहीं भी लिखा हुआ हो तो na का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। फॉर एग्जाम्पल सपोज A इज ए सेट गिवन टू यू विच कंटेन्स 5 2 3 and 4। तो मैं पूछूं कि फाइंड Na, so Na मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन सेट A।
So you will count the number of element, that is 1, 2, 3 and 4. So Na will be equals to 4. और इसको हम कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ये जो Na है ना, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं। तो डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है, फाइंड कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए का मतलब होता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सेट ए। कार्डिनलिटी ऑफ सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ये अभी हम रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं कि किसी भी जो भी सिंबल्स हमें दिए गए हो उसके क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होते हैं। चलो अब अगला है टाइप्स ऑफ सेट। जब हम पढ़ चुके हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट में क्या क्या सिंबल हम यूज कर सकते हैं, हम आगे अब पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स आर देयर। तो सबसे पहला है एम्प्टी सेट। ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और द नल सेट। मतलब कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको यहां पर लिखा गया है ए, एक में अभी आपको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूं। ए इज एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट x belongs to natural number and x is greater than 1 and less than 2। तो ऐसा कोई भी एक नेचुरल नंबर है जो 1 से लार्जर हो, विच इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2? नो, बिकॉज नेचुरल नंबर सारे किस प्रकार से होते हैं? 1, 2, 3, 4। जो पॉइंट में होते हैं वो नेचुरल नंबर होते ही नहीं है। तो इस सेट में क्या हो जाएगा? a will have no element in this set। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रकार से। ये इसको हम पढ़ते हैं 5। सो empty set is represented by like this symbol। this symbol is read as 5। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि what is the cardinality of a here, means what is the cardinality of any empty set, so this will always be equals to 0। क्यों? कि कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, और हम एम्प्टी सेट कहते ही हैं उसको जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो इसलिए अगर यहां से मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एन ए, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0। सो दिस इज एम्प्टी सेट। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इज सिंगलटन सेट। सो नाम से ही आपको मालूम चल रहा होगा, सिंगलटन सेट मींस a set containing only one element is called singleton set। For example, जैसे मैं दे दिया a is a set of x such that x belongs to natural number and x is less than 2। इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? a equals to only 1, काहे कि 2 से छोटा नेचुरल नंबर केवल एक होता है। सो दिस इज a singleton set। Any set which contains only one element is called singleton set। एक एग्जांपल यहां पर और दिया गया आपको, let a be the set of all the integers which are neither positive nor negative। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है? that is only 0। so a will contain, a is a set having 0 as the only element, so this is a singleton set। so इस प्रकार के सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट। now the next type of set is finite set। finite set का क्या मतलब है? the empty set or the set which contains the finite number of object is called finite set। मतलब कोई एक ऐसा सेट जिसमें हम ये डिफाइन कर सकें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, मतलब जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकें, उस प्रकार के सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि सपोज ए इज ए सेट ऑफ natural number which is less than 10। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं a contains 1, 2,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो इसमें क्या है कि ये फिक्स है कि टोटल इतने ही एलिमेंट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। जहां पर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो किसी भी सेट में, उस सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। जैसे पहला एग्जांपल मैंने आपको दिया था एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट में भी ये फिक्स है ना कि कोई भी एलिमेंट होंगे ही नहीं, तो वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 0। अब जैसे यहाँ पे मैं पूछूं या यहाँ पे मैं आपसे अगर पूछूं कि व्हाट इज दी एन ए, so you can find out Na here, that is cardinality of the set, that is equals to 9। तो जब भी हम Na फाइंड आउट कर सकते हैं मतलब हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट काउंट कर सकते हैं, तो हम उसको कहेंगे फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं, सेट विच इज नॉट फाइनाइट, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट हम उसमें काउंट नहीं कर सकते, ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं आपको यहां पे बोलूं कि सपोज ए इज सेट ऑफ नॉट, डायरेक्टली मैं आपसे ये कहता हूं ए इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो नेचुरल नंबर स्टार्ट तो 1 से होता है, लेकिन अब हमें ये पता नहीं है कि नेचुरल नंबर किस पॉइंट पे खत्म होगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा। और यहाँ पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नहीं निकाल सकते और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, कोई फिक्स नंबर नहीं होगा, वो एक इंफिनिटी होगा। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, सो यू विल से दिस इज इंफिनिटी। तो यहाँ पे क्या है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट नहीं है। तो इस प्रकार के जो भी सेट्स होते हैं ना, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट्स। यहीं पे मैं बोल दूं ए ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, या फिर ए ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या होल नंबर, तो ये क्या है, ये सभी इन्फिनिटी तक जाते हैं, जहां पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते और फाइनली जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ जाएगा, वो इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार के सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सबसेट, कि किसी को सबसेट कब कहते हैं। हम्म, तो सपोज इफ ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मान लो कि तुम्हारे पास दो सेट है ए और बी। मैं ए में मैं लिख दिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और बी एक ऐसा सेट है जिसमें मैं लिख दिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सपोज दिस इज टू सेट्स। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन में क्या बता रहा हूं, ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है, उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी when every element of A is also an element of B। तो अब अगर यहाँ पे मैं चेक करूं, देखो 1 A में है तो B में भी है, 2 यहाँ है तो यहाँ भी है, 3 है तो 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भी है। तो जब सारे एलिमेंट्स किसी एक सेट के दूसरे सेट में होते हैं, तो हम जो जिस सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेंट होता है उसको हम उस सेट का सबसेट बोलते हैं। मतलब यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी।
और हम उसको रिप्रेजेंट इस प्रकार से करते हैं। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। हम अगर किसी सेट को सबसेट रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वो इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी बी में हैं। तो अब यहां से कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कि सबसेट के रिलेटेड क्या चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था ना, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी एक सेट दिया गया है तो जो एम्प्टी सेट होगा वो हमेशा उस सेट का सबसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपको मैंने सेट दिया था ना, ए 1 2 3 एंड 4। तो हम यहाँ पे हमेशा लिख सकते हैं कि फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए। दूसरा, जो सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो भी गिवन सेट है वो खुद का सबसेट होता है। मतलब सपोज ए इज ए सेट, तो ए इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए। मीन्स एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्यों? ए के मतलब इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें भी एलिमेंट है ना। हम उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके की पॉइंट्स हैं जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद आ सकता है। तो ये समझ में आ गया सबसेट का क्या कॉन्सेप्ट है। कि कोई भी एक सेट जो दिया गया है हमें, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उसके सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए और बी यहाँ पर जैसे मैंने दिया आपको, तो अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में है तो हम कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो अगला कंसेप्ट हम पढ़ते हैं सुपर सेट का। कि सबसेट का अगर मतलब ये है तो सुपर सेट किसको कहते हैं। तो इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, जैसे यहां पर मैंने बताया ना, ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में हैं तो ए को तो हम कहते हैं सबसेट ऑफ बी, और बी को हम कहते हैं सुपर सेट ऑफ ए। मतलब कि जिसके एलिमेंट जिस दूसरे सेट में कंटेन्ड है, मतलब जिसके दूसरे सेट में हैं सारे एलिमेंट्स, तो बड़े वाले सेट को हम सुपर सेट कहते हैं। जैसे यहां पर अगर देखो ए और बी को हम कंपेयर करें, तो बी में सारे सेट हैं, सारे एलिमेंट्स हैं जो ए में हैं। तो जिस सेट में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस बड़े वाले सेट को हम कहते हैं सुपर सेट। तो इसलिए यहां पर लिखा गया इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ ए एंड वी राइट इट लाइक दिस। सो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बस आपको रिप्रेजेंटेशन ध्यान में होना चाहिए कि हम किसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ए, इसको ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है सबसेट का। तो इसको हम पढ़ेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको हम पढ़ेंगे सुपर सेट। तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो पहला हम सबसेट पढ़ लिए, दूसरा सुपर सेट पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट जो पढ़ेंगे वो है प्रॉपर सबसेट। इनिशियली हम पढ़े केवल सबसेट। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं। प्रॉपर सबसेट नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मतलब कि उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट होनी चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब, एम्प्टी सेट तो ये हो जाता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। तो इसलिए हम जब सबसेट डिनोट करेंगे तो इंश्योर करेंगे कि दैट शुड बी ए नॉन एम्प्टी सेट। A non-empty set A is said to be proper subset of B if all the elements of set A in are in set B and at least one element of B is not in A. एक एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखाता हूं। सपोज A which has A, B and C. सो एक ऐसा एक सेट है A जिसमें A B C है। दूसरा एक सेट है B जिसमें A, B, C and D है। तो देखो अब हम इसको प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे। डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं।
A non-empty set A is said to be proper subset of B if all the element of set A, मतलब all the element of set A का मतलब है A, B and C. All the elements of A are in set B and at least one element of B is not in A. मतलब A के सभी एलिमेंट तो B में होने चाहिए, लेकिन इसके अलावा B में एटलीस्ट एक और एलिमेंट होने चाहिए जो A में नहीं है, जिस प्रकार से ये D है. अब देखो D यहां पर A में नहीं है, लेकिन A के सारे एलिमेंट्स B में है, तो इस केस में हम कहेंगे A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B. एक दूसरे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा. इसी जगह पर अगर मैं आपको एक लिख लूं, सपोज एक सेट है ए बी सी का, और बी भी एक सेट है, इसमें भी ए बी सी है, तो क्या अब हम कह सकते हैं कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी? नहीं. इन दिस केस ए इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट. सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है. नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. रीजन देखो, यहां पर डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर देयर इन बी बट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी आर नॉट देयर इन ए. मतलब कम से कम बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं है, बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, ये तो है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं. हम ये कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. क्यों? कि बी में एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होने चाहिए जो कि यहां पर बी में नहीं है. इसलिए इस केस में ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. बट ऊपर वाले केस में, अगर जैसे यहां मैं इसको मैं लाल से डिनोट करता हूं, इस केस में देखो यहां पर क्या है, डी एक ऐसा एलिमेंट है बी में जो ए में नहीं है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, इसलिए ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. दूसरे केस में क्या है कि बी में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट यहां पर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ए इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसेट कब कहते हैं और प्रॉपर सबसेट कब कहते हैं. तो अगर ये देखो, प्रॉपर सबसेट का ये सिंबल है, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी and A is not equals to B, then A is called proper subset of B. So suppose A is subset of B. शुरू में हम सबसेट लिखना आपको बताए थे ना, सबसेट का सिंबल ये होता है इस प्रकार से. So if A is subset of B and A is not equals to B, in that case then A is called proper subset of B. तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, आप देखो इस दोनों कंडीशन को मैं इस एग्जांपल में समझाता हूं. देखो पहला केस लेते हैं, दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2. तो यहां पे क्या दिया गया, ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए. यहां पर है ए बी सी, यहां भी है ए बी सी, यहां भी है. एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी. यहां पर देखो ए और बी बराबर नहीं है ना. कोई भी दो सेट बराबर तब होंगे जब उसके सारे रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स बराबर होंगे. तो हियर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी. क्यों? बी में यहां पर डी है. तो जब ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करेगा तब हम कहेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दिस वन. अगर हम सेम चीज को दूसरे केस में लेते हैं, यहां पर देखो ए इज सबसेट ऑफ बी, पहला कंडीशन ये है, ए इज सबसेट ऑफ बी. ए के सारे एलिमेंट्स यहां पर हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ बी. एंड ए और बी यहां पर बराबर है. क्यों? ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी है. सो हियर ए इज इक्वल्स टू बी. लेकिन कंडीशन क्या था, ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू बी. तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगर इफ ए इज इक्वल्स टू बी देन ए इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. तो बस हमें यही दो चीजें ध्यान रखनी है
कि कब प्रॉपर सबसेट कहते हैं और कब ओनली सबसेट कहते हैं। और प्रॉपर सबसेट को डिनोट करने का तरीका इस प्रकार से है, जैसे है ना, सबसेट को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। देखो, अगर मैं ना ऐसे लिखता हूं, अगर ये सिंबल है तो दिस मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर हम इसी को इस प्रकार लिखें, ओनली दिस वन, नीचे इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा, केवल ये, तो हम इसको पढ़ते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये दोनों सबसेट एंड सबसेट रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये इसको आप ध्यान रखेंगे कि जब आपको क्वेश्चंस में दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि समथिंग इज सबसेट और प्रॉपर सबसेट। तो वही एग्जांपल आपको यहाँ लिखकर दिखाया गया है कि ए which has 1 3 and 5, b is 1 3 5 7, so here every element of a is there in b, 1 3 5 1 3 5, but b में एक एलिमेंट ऐसा है जो a में नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे, a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, और उसको हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। हाँ, अब एक रिवर्स एग्जांपल मैं देता हूं कि सबसेट कब नहीं होगा। मींस इफ देयर एग्जिस्ट अ सिंगल एलिमेंट इन ए which are not there in b, then a is not a subset of b। फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं लिख दूं, सपोज a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इक्वल्स टू 2 3 एंड 4, तो यहां पर हम a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b। क्यों? कि सबसेट होने के लिए एक कंडीशन है कि सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए, लेकिन यहां पर देखो इसका जो 1 है वो यहां पर नहीं है, तो हम कभी भी यहाँ पे ए सबसेट बी का सबसेट नहीं कहेंगे। तो यही एक रिमार्क के तौर पे लिखा गया आपको कि अगर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा है किसी भी सेट में जो दूसरे सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, हम उस सेट को दूसरे सेट का सबसेट नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने ए और बी लिख के दिखाया। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा पावर सेट। So set of all the subset of a given set A is called the power set of A and it is denoted by PA। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे यहां पर दिया गया है कि कंसीडर सेट ए, मान लो कि एक सेट ये है, आई एम राइटिंग ऑन द लेफ्ट साइड। सो ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए एंड बी। तो अब हमें सबसे पहले लिखना है कि इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। एक सबसेट ऐसा हो सकता है जिसमें केवल एलिमेंट ए हो, दूसरा सबसेट ऐसा हो सकता है केवल एलिमेंट बी हो। जैसे इसको मैं ना आपको अलग से लिख के दिखाता हूं। A1 सपोज एक सेट है, उसमें केवल ए है। A2 एक और सेट है जिसमें एलिमेंट ओनली बी है। A3 जिसमें एलिमेंट ए और बी दोनों है। और एक A4 एक सेट है विच इज एम्प्टी सेट, दैट इज 5। तो देखो, अब A1 A2 A3 एंड A4 ऑल दीज आर सबसेट ऑफ A। तो यहां से हम लिख सकते हैं A1 इज ए सबसेट ऑफ A, A2 इज ए सबसेट ऑफ A, A3 इज ए सबसेट ऑफ A एंड A4 इज ए सबसेट ऑफ A। केवल इतने ही सबसेट पॉसिबल है जो हो सकते हैं इस ए के। देखो A1 इज ए सबसेट ऑफ A, क्यों? देखो A1 में A है और A में यहाँ पर A है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी सबसेट ऑफ दिस वन। सिमिलरली यहाँ पर B है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो दिस विल आल्सो बी सबसेट ऑफ दिस वन। ए बी इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो इसलिए दिस आल्सो विल बी सबसेट ऑफ दिस वन। और 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट।
तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए का मतलब होता है कि इसके अंदर वो सारे सेट होंगे जो इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स हैं। मतलब क्या क्या? ए, बी, ए बी एंड 5, इतने ही सबसेट पॉसिबल है सेट ए के। यहां पर सेट ए क्या है? ए इज ए सेट विच कंटेन्स ए एंड बी। तो इसके सारे सबसेट यहां पर इस सेट में कंटेंट है और इसको हम कहते हैं पावर सेट। तो पावर सेट आप लोगों को समझ में आ गया किसको कहते हैं? पावर सेट इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। वही मैं आपको यहां पर लिख के बताया हूं ना कि दिस इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। दिस इज ए सबसेट, दिस इज आल्सो ए सबसेट, दिस इज आल्सो ए सबसेट एंड दिस इज आल्सो। इसके अलावा और कोई सबसेट पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा सेट जिसमें सारे सबसेट को रखे गए हों उसको हम कहते हैं पावर सेट। चलिए हम अगला कंसेप्ट और टाइप सबसेट अभी पढ़ रहे हैं, हम इसको आज खत्म करते हैं। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स, कि कोई भी दो सेट को हम इक्वल कब कहेंगे? सो टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट। दैट इज मीन्स अगर कोई ए में कुछ एलिमेंट है और बी में कुछ एलिमेंट है, दोनों में एलिमेंट सेम होने चाहिए, तभी हम कहेंगे दैट इज ए सबसेट, मतलब बोथ द सेट्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, इफ A is a subset of B and B is also a subset of A। मतलब A के सारे एलिमेंट्स, all the elements of A, all the elements of A is contained in are there, और या फिर इसको हम इसे लिखेंगे all the elements of A is present in B। And all the elements of B all the elements of B is present in all the elements of A are present in B and all the elements of B are present in A। ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी जाके सेट ए विल बी इक्वल टू सेट बी। कोई भी दो सेट का इक्वल होने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम इसको अगर सिंबल में लिखें तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर इस स्टेटमेंट को हम पढ़ें, इस स्टेटमेंट का मतलब है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और दूसरे एलिमेंट को हम पढ़ें तो इसका मतलब है बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे देन वी कैन से ए इज इक्वल्स टू बी। यहां पे एग्जांपल के लिए आपको लिखा गया है, सपोज एक्स इज ए सेट विच कंटेन्स ए बी। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी सेट में एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में लिखे जाएं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सपोज y इज ए सेट विच कंटेन्स बी ए। अब देखो, पहला मैंने लाइन क्या बताया था कि a शुड बी सबसेट ऑफ b, मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ a शुड बी प्रेजेंट इन b। सो यहां पे अगर मैं पूछूं कि क्या x y के इक्वल है, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा क्या x के सारे एलिमेंट्स y में हैं। यस, x में a है तो y में भी a है, x में b है तो y में भी b है। इट डज नॉट मैटर कि वो कहां पर लिखे गए हैं। तो अब हम दूसरा कंडीशन चेक करेंगे कि क्या y में जो एलिमेंट्स हैं वो x में है क्या। तो देखो, y में b है तो x में भी है, यहां पर a है तो वो भी यहां भी है। मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। x इज ए सबसेट ऑफ y एंड y इज ए सबसेट ऑफ x। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तब हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू y।
तो कोई भी दो सेट आपस में इक्वल तभी होंगे जब उसके सारे एलिमेंट्स बराबर सेम एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट में, तब हम कह सकते हैं कि टू सेट्स आर इक्वल। तो आज का क्लास हम इसी तक रखते हैं, इस कंसेप्ट के साथ। हम इसी टॉपिक को फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे जहां जहां तक हम आज खत्म किए हैं। तो अगली क्लास में आने से पहले आप सभी पढ़ के आएंगे ऑल द टाइप्स ऑफ सेट। आपके जो आपके बुक में दिए गए हैं ना टाइप्स ऑफ सेट, तो अगली क्लास में आने से पहले सभी बच्चे टाइप्स ऑफ सेट पढ़ के आएंगे। और जहां तक हम आज डिस्कस कर चुके हैं उसके आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके सर, बाय बाय। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। आज की क्लास में अगर अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है जितना हम अभी आज पढ़ाई किया है, अगर कुछ पूछना है आप तो अभी पूछ सकते हैं, आपके पास टाइम है। नो सर, कोई डाउट नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।